सुनो कार्यक्रम हकीकत ये है। श्रोता नमस्कार, स्वागत है आपका। हकीकत यह है कि आज के अंक में समझना बखूबी वाकिफ है कि इस प्रोग्राम में हम भारत पाक ताल्लुकात पे चर्चा करते हैं। आज इसमें शरीक गुफ्तगू है वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा और जनाब सोहेल काज़मी। बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं सुरेंद्र शर्मा। नमस्कार, हकीकत यह है प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है, खैर मकदम है। जिस तरह से लगातार जो पाकिस्तान में घटनाक्रम हुए हैं, पाकिस्तान में सरकार बदली, पाकिस्तान में सेना प्रमुख जो है वो बदले, अभी जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली है। और जैसा कि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में कहने मात्र की सरकार होती है, उस पर कंट्रोल और दबदबा पूरी तरह से पाकिस्तान की आर्मी का होता है। ऐसे में पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ बने हैं जनरल आसिम मुनीर, वो क्या सरकार को इतना स्पेस देंगे कि भारत के साथ जो है वो पाकिस्तान सरकार बेहतर ताल्लुकात बना पाए? तमाम जो पहलू हैं उस पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मेहमान है सोहेल काज़मी साहब, वरिष्ठ पत्रकार। सोहेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी। सोहेल साहब, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत हद तक पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है और बिहाइंड द कर्टन जो बहुत सारे जो पैरेलल फोर्सेस हैं, उसके ऊपर मैसर करता है कि वो भारत के साथ सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सरकार को चलने में कितना अलाउ करती है। अभी जो आर्मी चीफ बदले हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ये उम्मीद बन पाएगी कि पाकिस्तान सरकार को, जो कहने मात्र की सरकार होती है, उसको छूट मिले पाकिस्तान की आर्मी से, आर्मी के कंट्रोल से, कि वो भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ पाए? सुरेंद्र जी, जो आपने जैसे खुद ही कहा, जो भी चीजें आज हो रही हैं पाकिस्तान में और खासकर इंडिया और पाकिस्तान के मुज़ाकरात की जो आपने बात की, जो हो रही, वो पेशरफ्त काफी देर से रुकी हुई है, थमी हुई है। पूरा फोकस उनका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे दोबारा शुरू हो चुका है। अगर आप देखें, जो पहले आईएसआई के चीफ थे आसिम साहब, जो अब पाकिस्तान की सेना की कमान संभाले हैं, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो मैंने इनको पढ़ा है और जो इनके इंटरव्यूज में सुनता रहा हूँ, ये बिल्कुल एक रिप्लाइका है जनरल ज़ियाउल हक का। बिल्कुल रिलीजियस ब्रेन, रिलीजियस माइंड है का चीफ का। और दूसरा ये है कि वो वक्त जनरल ज़ियाउल हक का दोबारा कहीं से पाकिस्तान की सरजमीन पे दोबारा फंडामेंटलिस्ट जो है वो क्लास जो है उनको हवा मिलेगी। जो सो कॉल्ड रेडिकलाइजेशन वाला तबका है वो उनको हवा मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल मजहबी एतबार के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और वो भी खासकर पाकिस्तान का होना, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और बहुत, क्योंकि दो ही फोर्सेस पाकिस्तान को चलाती हैं, आईएसआई और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और दूसरी बात इनकी ये भी है कि ये वही सेम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जो इमरान खान नहीं चाहते थे कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। इमरान खान को अगर की तुलना करें तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री में पढ़ता हूँ सुरेंद्र जी, 1965 में अयूब खान साहब के बाद अगर कोई पॉपुलर और मास लीडर कोई पाकिस्तान में आया है, और कहते 65 में जो इकोनॉमी थी पाकिस्तान की, को काफी बूस्ट मिली थी। इमरान खान ने अपनी स्पीचेस में भी कहा है और लोग भी कहते हैं कि एक पीरियड था अयूब खान का जहां पाकिस्तान को ऊपर उठने का मौका मिला था। और उसके बाद एक उम्मीद थी, क्योंकि एक पॉपुलैरिटी, एक क्लीन इमेज का क्रिकेटर इमरान खान, जिसने 4 साल की सरकार बड़ी मुश्किलों से चलाई, क्योंकि वहां बेसिकली करप्शन का जो बोलबाला है वो पॉलिटिकल हिरार्की में ऐसा है कि जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वही सूट करता है आईएसआई को भी और आर्मी को भी, कि उनके वो स्पोक्स पर्सन बने रहे, मुल्क को छोड़ के अपनी जो उनकी रणनीति है, जिस तरह से वो मुल्क को चलाना चाहते हैं, जमहूरी निजाम को परे तरे रख के वो चलाते रहे हैं। तो पहली बार ऐसा लगा और ऐसा होना शुरू हुआ कि अगर ये एक मास लीडर इमरान खान और उसकी पार्टी दोबारा अच्छे ढंग से इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं और इमरान खान थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं टुवर्ड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान का एक जमहूरी चैप्टर जो है वो शुरू हो सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत कभी पनप नहीं सकती है। एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये है सोहेल साहब कि जिस तरह से भारत में ये चिंतन मंथन होता रहता है, सरकार की सतह पर भी, सामाजिक सतह पर भी, कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ संबंध जो है वो बेहतर किए जाए, ताल्लुकात बेहतर किए जाए, और उसके लिए कोशिशें भी होती है। लेकिन पाकिस्तान में हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी फोर्स खड़ी हुई हो डेमोक्रेटिक तरीके से या सामाजिक तौर पर या कहीं भी, जो वाकई में ईमानदारी के साथ जिसने प्रैक्टिकल करने की कोशिश की हो, या एक एक्सरसाइज फेलियर होगी तो कहीं दूसरी एक्सरसाइज कोशिश की
हो कि कैसे भारत के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर किए जाए। और पाकिस्तान ये भी भली भांति समझता है कि जब तक उसके ताल्लुकात भारत के साथ बेहतर नहीं होंगे वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। देखिए, जहां तक सिविल सोसाइटी की बात है सुरेंद्र जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोनों सिविल सोसाइटीज का दिल एक है, दोनों सिविल सोसाइटीज का सोचना एक जैसा है, लेकिन सिविल सोसाइटीज की परवाह इंडिया करता है। पाकिस्तान जैसा अंडर डेवलप्ड और अंडर डेमोक्रेटिकल मुल्क नहीं सोच सकता है, ना करता है, और उसको सिर्फ जम्मू कश्मीर में किसी तरह से इन्फिल्ट्रेट करना है ताकि वो मीडिया हाइप ले सके पूरी दुनिया से। वो कोशिश वो 70 साल से करता रहा है और आज भी कर रहा है, लेकिन 2014 के बाद जो क़यादत हिंदुस्तान में नरेंद्र दामोदर मोदी साहब की क़यादत में आई है, एक क्लियर मैसेज जो दे दिया पाकिस्तान को कि बातचीत और गन साथ साथ नहीं चलेगी। अगर आपको बातचीत करनी है तो फिर ये सब चीजें छोड़नी है, दिल से दिल मिला के दोनों मुल्कों के बीच में आगे चलना है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी वो चीज की नहीं। इसीलिए अब तो इतना स्ट्रिक्ट हो गया कि पिछले दिनों में जो मिलिटेंट जो पाकिस्तान में हैं, जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान चले गए, शिफ्ट हो गए, मिलिटेंट बने, उनके हाउसेस को भी किस तरह से हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ डिमोलिश कर रही है। वो जो एक दहशत का एक यहाँ जो ढांचा है उसको कर्ब करने में लोगों के समर्थन से हमारी पैरामिलिट्री फोर्स और खासकर इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है कि लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। और उसका नतीजा ये है सुरेंद्र जी कि जम्मू कश्मीर में बहुत से सालों बाद इस बार पहली बार दो चीजें हुई हैं कि 1 करोड़ के करीब कश्मीर में टूरिस्ट आया हुआ है और अगले जून 2023 तक कोई भी होटल ऐसा नहीं है कश्मीर में जो बुक नहीं है, ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ये इंडिकेट करता है कि मरकज जम्मू कश्मीर के लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचती है और पाकिस्तान को किस तरह डील करना है और पाकिस्तान के इन फ्रिंज एलिमेंट्स को किस तरह से आड़े हाथ लेना है। और लोग भी ये चाहते हैं, लोगों को पूरा भरोसा है अपनी सरकार पे और खासकर जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो करते हैं। और हमें ये जो मुसीबतें अननेसेसरली यहाँ स्पीड ब्रेकर्स बनाए हुए थे, स्पेशल स्टेटस है जी जम्मू कश्मीर का, 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है और स्पेशल स्टेटस कहीं दिखता नहीं था। आर्टिकल 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ नहीं पाया। जम्मू कश्मीर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग वो डेवलपमेंट की धूप देख ही नहीं पाए जो बाकी यूनियन टेरिटरीज और बाकी स्टेट्स देखती। तो लोगों के पूरा समर्थन अपनी सरकार के साथ है और ये फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान को हमेशा खरती रहती है कि लोग जो है एकदम जो हम चाहते थे वो सब बदल गया। आर्टिकल 370 भी गया, हमने बहुत कोशिश की तूल देने की, लेकिन वो चीजें हुई नहीं। और सामान्य तौर पे यहाँ पंचायत इलेक्शन हुई, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और आने वाली असेंबली इलेक्शंस में भी और पंचायत इलेक्शंस में भी सुरेंद्र जी लोगों का वलवला जो है वो देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़े। और ये अलगाववाद और ये सब चीजें जो है ये सरकार खुद डील करेगी और ऐसे कोई भी एलिमेंट जो अमन में खलल डालते हैं उनको लोगों की सहायता के साथ, लोगों की ताउन के साथ मरकजी सरकार जो है वो डील करेगी और जम्मू कश्मीर को एक प्रॉस्पेरस यूनियन टेरिटरी बनाएगी। जी बिल्कुल। और बार बार जो है वो याद आता है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब थी तो एक बड़ा क्लियर स्टैंड जो है वो सरकार ने लिया कि जब तक जो है वो आप गोलीबारी करते रहेंगे, जब तक आप बम धमाके करते रहेंगे, जब तक आप आतंकवाद चलाते रहेंगे, तब तक बातचीत नहीं होगी। और आज भी वही स्टैंड है। तरह से पूरे विश्व ने भारत के इस रुख का, भारत के स्टैंड का समर्थन किया है और आज पाकिस्तान जो है वो इस बात पर भी अलग थलग है। आज विश्व समुदाय जो है वो भी ये मानता है और ये कहता है कि बातचीत का माहौल तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान के ऊपर है। आपको वो स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। भारत ने तो हमेशा तैयार रहा है, भारत ने हमेशा पहल की है, लेकिन वो माहौल तैयार करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वो समर्थन आज पूरा भारत के साथ है, पूरे विश्व समुदाय। सुरेंद्र जी, अगर आप देखें तो आप ये मत सोचें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो ये कहते हैं कि हम पीओके लेके रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ये कहते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है आज भारत के समर्थन में, भारत की जो छवि इस वक्त पूरी दुनिया में इमर्ज हो रही है 2014 के बाद खासकर, कि इसको एक ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पे भारत को देखा जा रहा है। और जिस तरह से कोविड में हमारी सरकार ने बाकी मुल्कों की जिस तरह सहायता की और जिस तरह से हर क्राइसिस में इंडिया आगे रहता है, हर कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान ही ले लीजिए, हम तो उसको भाई समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी बड़ा भाई हिंदुस्तान को नहीं समझा। उन्होंने हमेशा हमें एक दुश्मन की नजर से देखा है। इसीलिए कितनी बार मोस्ट फेवर्ड नेशन का खिताब जब मिला तो वो हमेशा अपोज करते रहे इंडिया की कोई भी पॉलिसीज है। लेकिन इंटरनली इमरान खान जैसा प्राइम मिनिस्टर एज प्राइम मिनिस्टर कहा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो बड़ी स्ट्रांग है, इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए आज देखिए प्याज जो है आम सी चीज है, 200-300 रुपए किलो पाकिस्तान की मार्केट में मिल रहा है। मीट जो है एक इस्लामिक स्टेट में मीट सबसे पहली डिश होती है जो बड़ी चीप होनी चाहिए, 800
से 1000 रुपए किलो तो मीट वहां बिक रहा है, और मुर्गे को कहते हैं 1200-1400 रुपए किलो मीट। आप समझ सकते हैं कि मैं जब मीट और मुर्गों की बात कर रहा हूं तो डॉलर का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का। उसका एक पहलू ये भी है कि इसमें अभी एक रिपोर्ट आई है कि बहुत कुछ जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया, चाइना के हाथ में दे दिया। और अभी मैं पढ़ रहा था कि एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि करीब करीब 82 देशों में पाकिस्तान पहले नंबर पर है जो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है चीन के ऊपर। और इसमें अब कुछ जो और ममालिक हैं, जैसा यहाँ पे जो है वो सिंगापुर है, वो दूसरे नंबर पर डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। थाईलैंड जो है वो तीसरे नंबर पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक पाकिस्तान की एक कमजोरी है कि वो अब खुद को अपना एक सेल्फ इंडिपेंडेंट देश मानने के बजाय चाइना को अपना सबसे बड़ा सरबराह मानता है, और ये मानता है, सोचता है कि कल को भारत के साथ अगर कुछ होता है तो चाइना पूरी तरह से उसकी सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, तो ये कुछ पहलू है जिसकी वजह से। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं सुरेंद्र जी। अगर आप देखें मोटे लफ्जों में, अगर आप ये बोलें कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता जब तक चाइना से वो ग्रीन सिग्नल नहीं लेगा। पाकिस्तान कोई भी इलेक्शंस नहीं करवा सकता है जब तक चाइना से सैंक्शंस नहीं लेगा। और मुझे लगता है सड़कें चाइना ने बना दी, पावर हाउस चाइना ने बना दिए, ग्रिड स्टेशन चाइना ने बना दिए, डेडिकेट कर दिए। एक अंडरग्राउंड ट्रेन जो मुजफ्फराबाद से लेके अफगानिस्तान तक 180 किलोमीटर की, वो डेडिकेट कर दी। सी पैक में भी कॉरिडोर जो है उसमें भारत को उसने कभी साथ नहीं रखा है, लेकिन पाकिस्तान को पेश रखा हुआ है। पाकिस्तान को भी मालूम है और हम भी जानते हैं कि इस तरह का अगर भीख मांगता रहेगा पाकिस्तान, क्या पता आने वाले दिनों में चाइना की करेंसी पाकिस्तान में ना फ्लोट हो जाए और चाइना उस तरह का इकोनॉमी जो चाइना पाकिस्तान की वो कैप्चर कर लेगा। क्राफ्ट उनके हैं, सब कुछ उनका है, लेकिन एक बात उसमें इन सब चीजों को फिर आप साइड पे रखिए और एक चीज देखिए कि पीओजेके के लोग, जिनको वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम बोलते हैं और वो पीओजेके बोलते हैं, वहां के लोगों का जो पायरेशंस हैं वो पूरी वर्ल्ड में आज पूरे डिफरेंट मुल्कों में, अमेरिका हो, चाइना हो, चाहे जो भी जितने भी मुल्क हैं, वो जानते हैं कि वो लोग सब इंडिया के साथ और वो भारत के साथ की तरफ देख रहे हैं, भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। यहाँ एक बड़ा बयान था जब इमरान खान ने जाते जाते कहा, जब एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो इमरान खान ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि अब शायद भारत इससे भी कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल करने की। पाकिस्तान में पीओजेके के लोग तो भारत के साथ गिलकी अगर आप थोड़ा सा उड़ी का गेट खोल दें, जो 2-3 किलोमीटर का है, वो खोल दीजिए, तो बिना कहे हुए वो सब लोग इंडिया के तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया एक प्रॉस्पेरस डेमोक्रेटिकल कंट्री है। ब्रेन वाइज माइंडसेट जो है इंडिया का बड़ा वसी है। बाकी ममालिक देखिए अगर आप, और खासकर पाकिस्तान को देखिए, क्योंकि वो लोग हम जैसे लोग हैं, हमसे ही जुदा हुए हैं, और वो सोचते हैं और कहते हैं कि हमने खोया ही खोया है 70 सालों में, पाया कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारी सरकार हेडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर मोदी जी, वो सोचने पे मजबूर हो चुके हैं, अमित शाह साहब भी, और ये सब जो इनकी क़यादत है, कि हमें अपने लोगों को अपने साथ मिलाना चाहिए, और उसके लिए माहौल लोग तैयार कर रहे हैं। सरकार सिर्फ ऑर्डर्स करती है और उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करती है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं एक काउंटर प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह में पीओजेके में जो है गरीबी है, मुफलिसी है, पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की आर्मी का वहां पे जो है वो दहशत है, दूसरी तरह से जो जुल्म सितम वहां पे होते हैं, उसको एक अलग तरीके से दिखाने के लिए, या एक पूरे ओआईसी का एक टीम, अभी डेलीगेशन जो है वो उसका वहां पे उन्होंने दौरा करवाया और ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए भारत जो है वो किस तरह से यहाँ से गड़बड़ी करता है, और ये जो लोग जो है पसमानदा लोग हैं, कहीं ना कहीं आज दोबारा से पाकिस्तान कश्मीर को एक इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ओआईसी में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका आर्थिक तौर पर थोड़ा दबदबा है, मजबूती है, और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि उनके जरिए से, ओआईसी में जो कंट्रीज है उनके जरिए से इसको दोबारा से कश्मीर मुद्दे पर थोड़ी हवा दी जाए। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। खैर उनका तो ये मौकफ हमेशा रहा है, किसी तरह से भी उनको हाइप मिले, पूरा माइंडसेट जो है पूरी दुनिया का, खासकर डेवलप नेशनों का, वो कश्मीर की तरफ चला जाए, और कश्मीर का राग 70 सालों से वो राग रहे हैं और आने वाले 70 सालों में भी रागते रहेंगे। लेकिन उससे खैर फर्क नहीं पड़ता है। आज शाहबाज शरीफ जो चैंपियन है और प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने बड़ा स्ट्रांग नोट लिया है इस बात का, भारत का स्टैंड भी क्लियर किया है कि ये हमारा आंतरिक मामला है। हमारा प्रधानमंत्री किसी मुल्क में जाता है, अमेरिका जैसे मुल्क में, और लाखों के जनसैलाब को वहां एड्रेस करता
करता है, और नवाज शरीफ के भाई और नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज जो 3 बार वहां प्राइम मिनिस्टर रहे और आज भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो किसी मुल्क के एयरपोर्ट पे उतरते उनको सिवाय गालियों के और लोगों के प्रोटेस्ट के और कुछ नहीं है जो उनको फेस करना पड़ता है। तो ये इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान के अवाम जिन भी कंट्रीज में वो रहते हैं वो ये जानते हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान की तबाही में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, और सिविल सोसाइटी चाहती है कि यहाँ चेंज आए, एक जमहूरी सरकार यहाँ पे इंस्टॉल हो। इसीलिए इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। और जो आप देखते हैं अलग अलग चौकों पे आज 3 प्राइम मिनिस्टर 4 प्राइम मिनिस्टर्स जब रैलीज करते हैं तो कैसा मुल्क है आप देख लीजिए खुद ही कि एक तो डेवलपमेंट नहीं है, दूसरा भुखमरी। और आप खुद ही कह रहे हैं कि पीओके में जो रिसेशन है बहुत ज्यादा है, तो आप पीओके को छोड़िए ना, आप लाहौर में देखिए जो मैं मीट के रेट आपको बता रहा हूँ, प्याज के रेट बता रहा हूँ, ये लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की मंडियों के बता रहा हूँ। पीओजेके में क्या होता होगा वो तो आप बेहतर जानते हैं। ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस है और जो ISI का जो दबदबा है और जो सहमे हुए लोग अपनी जिंदगियां बसर करते हैं, वो सब चाहते हैं कि एक नया चैप्टर शुरू और हम लोग भारत के साथ विलय करें। और गिलगित बल्तिस्तान के लोग चाहते हैं हम चाइना के साथ जाएं क्योंकि वहां उनको फ्री एजुकेशन, डिस्काउंटेड रेट पे कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं और उनका रोजगार चाइना के साथ चलता है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है, भारत को इन चीजों की सोचने की ना तो जरूरत है। भारत अपने बॉर्डर्स को लेके बड़ा सक्षम है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो हिंदुस्तान के अवाम है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं। आज जम्मू कश्मीर में कोई भी बात अलगाववाद की नहीं करता है, कोई भी इंसान पाकिस्तान की बात नहीं करता है, कोई आदमी भी मैंने नहीं देखा बच्चे से बुजुर्ग तक जो आर्टिकल 370 की बात करते हैं। वो सब बात करते हैं प्रॉस्पेरस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, और उसके लिए हर इंसान कंट्रीब्यूट करना चाहता है। और मरकज चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम का हाथ पकड़ के आज 1 करोड़ टूरिस्ट आया है, अगले साल 2 करोड़ आए, 3 करोड़ आए। और टूरिज्म जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, जो हर चीज से जुड़ी हुई है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, वो आगे बढ़े। और जम्मू कश्मीर को किस तरह से एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनाना है उस पर काम चल रहा है। और वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ जन सलाब होगा डेवलपमेंट का। और ये फाइनल ड्राफ्ट जो आया है डिलिमिटेशन बोर्ड का, जो मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, उसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपके सामने आ रही है जिन्होंने कभी धूप ही नहीं देखी 70 सालों में, डेवलपमेंट की, अपने MLAs की, अपनी बाकी चीजों की। तो वो आने वाले दिन जो इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर में, वो एक करारा जवाब पाकिस्तान को और होगा। नया पॉलिटिकल चैप्टर जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रहा है और उसमें सबसे बड़ा योगदान अवाम का है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चूंकि पाकिस्तान अब तक ये भुनाने की कोशिश करता रहा, वो भुनाता रहा है कि कश्मीर में जो है वो अलगाववाद है, कश्मीर में आतंकवाद है, कश्मीर में जो है वो रेडिकलाइजेशन है, और ये सब चीजें वो खुद करता रहा है। आज हम देख रहे हैं कश्मीर में हड़तालें नहीं हो रही, कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही, कश्मीर में जो अलगाववादी हैं वो खत्म हो गए हैं। दूसरा ये कि लगातार पाकिस्तान अलग अलग जो चीजें, हथकंडे हैं, वो अपनाने की कोशिश करता है। आज आप देखिए सीज फायर वायलेशन जो है वो कोशिश की जाती है, ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए जो है वो नार्को टेररिज्म को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आए दिन जो है वो कई सारे जो हमारी फोर्सेज हैं वो नार्को टेररिज्म की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम कर रहे हैं। कई क्विंटल जो हीरोइन है और दूसरे जो ड्रग्स हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और टारगेट किलिंग के जरिए कहीं ना कहीं कश्मीर को हाईलाइट करने की कोशिश होती है कि देखिए किस तरह से कश्मीर में जो है वो टारगेट किलिंग हो रही है, और कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो ले जाने की कोशिश होती है। दूसरा एक और भी पहलू हम देखें कि अब नए हथकंडे, जैसा हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से अब यहाँ पे जो है वो किस तरह से माहौल बिगाड़ा जाए, OTT प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी पर भारत सरकार, जैसा हमने कहा कि तमाम चीजों पर, तमाम पाकिस्तान के हथकंडों पर पूरी तरह से नजर रहती है। और इसी के तहत OTT प्लेटफॉर्म के जरिए एक वेब सीरीज चलाई जा रही थी जिसमें जो भारत के खिलाफ माहौल खराब करने की कोशिश थी, उसको भी बैन किया गया है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान चाहे कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगला नहीं सकता, हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनको बरगला नहीं सकता। और खास करके धर्म के नाम पर जो वो सिंपैथी क्रिएट करना चाहता है या गेन करना चाहता है मुस्लिम समुदाय के लोगों में या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में, वो कभी भी पाकिस्तान को स्पेस नहीं मिल पाया। बेहतर होगा कि पाकिस्तान जो है वो अगर वाकई में अपनी आवाम की बेहतरी चाहता है, अपनी आवाम की तरक्की चाहता है, अपने मुल्क की जो है वो खुशहाली चाहता है, तो वो जितनी जल्दी हो सके वो इस बात को समझे कि भारत उसका दोस्त है, हमसाया है, बड़ा भाई है। और वाकई लोग मानते हैं, सिविल सोसाइटी का एक चंक मानता है कि हिंदुस्तान जो है बड़ा भाई है। तो उसके तहत और पाकिस्तान तमाम इन हथकंडों को छोड़ते हुए तरक्की के साथ चले। और बड़ी बात यह है कि अपनी आवाम के प्रति ईमानदार हो, जिम्मेदार हो, तो वो एक बेहतर जरिया हो सकता है, तरीका हो सकता है पाकिस्तान को स्टेबल करने का, पाकिस्तान में आर्थिक खुशहाली लाने का, पाकिस्तान में विकास को एक नई गति देने का। सोहेल साहब, हमारे साथ तमाम इन पहलुओं पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम श्रोताओं का भी धन्यवाद। नमस्कार। सामईन, अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे हकीकत ये है। इस बातचीत में हिस्सा
ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जनाब सोहेल काजमी और सुरेंद्र शर्मा। आज के अंक में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हकीकत ये है।